गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास सेवेंथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा मैथ्स का मैथ्स सब्जेक्ट्स में हम लोग जो पोर्शन देखने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। तो इसके पूर्व जो वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें हमने जो जॉइंट बार ग्राफ है उसमें ये जो चैप्टर था, जॉइंट बार ग्राफ का जो चैप्टर था उसमें प्रैक्टिस सेट 31 में ग्राफ ड्रॉ किए हुए थे और अब तक हमारे पूरे 6 ग्राफ हमने इस ग्राफ कॉपी में ड्रॉ किए हुए बेटा। ठीक है, अब ये ग्राफ कॉपी का जो काम है, यहाँ पे हमने जो 6 प्रॉब्लम 6 नंबर का प्रॉब्लम हमने लास्ट में सॉल्व किया हुआ था। इससे आगे वाले जो पेजेस हैं ये अगले साल आपको ज़रूर काम में आएंगे। तब तक ये जो कॉपी है वो अच्छे से संभाल के रखिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पोर्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस पोर्शन को आपको अपने रेगुलर कॉपी में ही लिखते चलना है। प्रॉब्लम जो चैप्टर नंबर 5 था, है ना, उसके बाद 6 था, उसके बाद 7वां चैप्टर हमने ग्राफ कॉपी पे बनाया। अभी 8वां चैप्टर जो है वो आप लोग को अपनी पक्की कॉपी में बनाना है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम है, उसमें कुछ चीज़ें जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ वो ये हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स दिए गए हैं। माचिस की डिब्बी में जो छोटी लकड़ियाँ होती है ना, माचिस की तिल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा, वो स्टिक्स हमने यहाँ पे जोड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 4 एक दूसरे को जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्वायर मिला हुआ है। 4 माचिस की तिल्ली एक दूसरे को जोड़ने के बाद स्क्वायर मिला हुआ। अगर मान लीजिए कि 4 न जोड़ते हुए आपने 7 माचिस की तिल्ली एक साथ इस तरह जोड़ी, तो यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर मिलेंगे। उस तरह यहाँ पे अगर 3 स्क्वायर प्राप्त करने हैं तो यहाँ पे आपको 9 तिल्ली एक दूसरे के साथ जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो सॉरी 9 नहीं 10 तिल्ली जोड़नी पड़ेंगी, तो यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर मिलते हैं। तो नहीं देखिए, 1 स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ स्टिक्स 4 रहती है, 2 स्क्वायर के लिए 7 स्टिक्स की ज़रूरत होती है, 3 स्क्वायर के लिए 10 स्क्वायर की ज़रूरत होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4th नंबर पे मान लीजिए कि हमें नंबर ऑफ स्क्वायर 4 चाहिए, तो उसके लिए कितने स्टिक्स की ज़रूरत होगी बेटा? हम लोग को 13 स्टिक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, बाद में ये जो खाली कॉलम दिए गए इनको भी हम लोग को भर लेना है। अब इसे कैसे भरेंगे? तो इसमें दिए गए अनुसार एक सूत्र होता है। जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि 10 लेने हैं तो नंबर ऑफ स्टिक्स हमें यहाँ पे कितनी लेनी होगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको 3+1 यहाँ पे आपको सूत्र बताया गया है। ये हमने कैसे प्राप्त किया? तो 3 स्टैंड फॉर होता है बेटा 3 × 1, और 1 जो है वो एज इट इज़ हम लोग को यहाँ पे रखना है। 6 जो होता है, 6 यानी क्या होता है बेटा 3 × 2 प्लस 1 जो है हम लोग को आखिरी में जैसे कि वैसे रखना है। 9 = होता है बेटा 3 × 3। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? तो 3 जो है, पहले उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 3 फर्स्ट 3 इज 3 × मतलब नंबर ऑफ स्टिक्स के लिए हम लोग को 3 एक कॉमन वैल्यू दी गई है, मतलब हर जगह पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ स्क्वायर से। तो इसमें कितने स्क्वायर मिले बेटा? आप लोग को एक स्क्वायर मिल रहा है, तो 3 × 1, और प्लस क्या करना है बेटा? आप लोग को 1 कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 × 1 होता है 3 + 1, यानी कि नंबर ऑफ स्टिक्स आपको यहाँ पे कितनी मिलने वाली है? 4। तो यही होगा हमारा नंबर ऑफ स्टिक्स का फार्मूला। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 3 × 2 यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा नंबर ऑफ स्टिक्स यानी कि 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगने वाले नंबर ऑफ स्टिक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया नंबर ऑफ स्टिक्स = 3 × 4, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 4। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 दिए गए हैं, और प्लस 1 यानी कि 12 + 1 यानी कि आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली है बेटा? 13, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 4। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए आप लोग को यहाँ पे 4 स्क्वायर्स शो करने पड़ेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 1 4। तो इस तरह से 4 स्क्वायर के लिए आप लोग को लगने वाली वैल्यूज आप लोग आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हमारे पाठ में बहुत इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस किस तरह से है? जैसे यहाँ पे कुछ आकृतियाँ यहाँ पे दी गई बेटा। यहाँ पे 3 बॉल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं और 3 टी बताए गए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ बॉल्स, कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 2 बॉल प्लस 3 बैट्स। तो यहाँ पे कितनी बैट्स लिखनी है हम लोग को, बॉक्स में 3 बैट्स लिखनी है। तो 2 बॉल्स प्लस 3 बैट्स इज इक्वल टू कितने होंगे बेटा, इज इक्वल टू होगा 5। मतलब टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 5 है। फिर यहाँ पे कितने मैंगोज हैं, 2 मैंगोज। और यहाँ पे कितने गावाज हैं, 3 गावाज, यानी कि इज इक्वल टू भी आपको वैल्यूज मिलेंगी 5। तो यहाँ पे देखिए इसका एक इक्वेशन बनाया गया बेटा। वो इक्वेशन किस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे पहले इक्वेशन की बात करें तो बॉल्स को मान लीजिए कि x, एक बॉल को x कंसिडर करें तो x प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे 2 बॉल्स को x प्लस एक्स लिखा गया है। और बैट्स को अगर y कंसिडर करें तो हर एक बैट यानी कि y प्लस वाई इज इक्वल टू आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बेटा 2x प्लस 3y। इसी तरह मैंगो भी मान लीजिए कि एक मैंगो x है तो x प्लस एक्स यहाँ पे मैंगो के लिए हो जाता है। गावा मान लीजिए कि y है तो y प्लस वाई यानी कि x प्लस एक्स यानी 2x और प्लस y यानी कि 3y। तो यहाँ पे 2 और x और 3 प्लस y में 2 जो है इसे कोफिशिएंट कहते हैं और x जो है इसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। उसी तरह जो नंबर दिया गया होता है उसको हम लोग को कोफिशिएंट कहते हैं। और जो इसके साथ लगा हुआ लेटर होता है जैसे y लेटर है उसको हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कहेंगे बेटा। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। बट यहाँ पे L स्टैंड फॉर लेंथ है और B स्टैंड फॉर ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ना, L प्लस एल यानी कि 2L और B प्लस बी यानी कि 2B। तो 2L प्लस 2B इज इक्वल टू, यदि हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया जाए, 2 यानी कि 2 कॉमन बाहर निकाल लिया जाए तो ब्रैकेट में बची हुई संख्या आएंगी बेटा L प्लस बी, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक नया फार्मूला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको लोग को, यही पेज में आपको बोला गया है कि N T Y L B X इन सब वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस के हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मूले दिए गए ना वो सब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बहुत सारे फॉर्मूले इसको रिप्रेजेंट करने में आपके काम आता है बेटा। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे टेबल भी दिया गया है। इस टेबल में जैसे एक टर्म दिया गया है 11mn, तो यहाँ पे जो नंबर दिया होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं और वेरिएबल्स इसमें होंगे बेटा m और n। जैसे यहाँ पे दूसरा टर्म है -9x²y³, जिसमें -9 को हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे और x और y क्या हो जाएंगे इसके वेरिएबल। ये स्क्वायर और क्यूब जो है वो हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करने हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स लिखना है। 5/6p ऐसी एक वैल्यू है थर्ड टर्म में, जिसमें कोएफिशिएंट होगा बेटा 5/6, मतलब नंबर्स को हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे, वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे p कहते हैं। टर्म ए में जो कि फोर्थ टर्म है, कोएफिशिएंट होगा 1, जो कि यहाँ पे 1 दिया नहीं है बट आपको कंसिडर करना है कि यहाँ पे 1 है और वही कोएफिशिएंट 1 लेना है, वेरिएबल आएगा बेटा इसका ए। ठीक है। तो इस तरह से कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स में आप लोग को इन सभी टर्म्स को बहुत ध्यानपूर्वक लिख लेना है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको 4 टर्म्स यहाँ पे बहुत अच्छे से बताए गए। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है बेटा ट्राइनोमियल और चौथा है पॉलिनोमियल। अब यहाँ जो आपका प्रैक्टिस सेट 32 है, इसमें कुछ आपको क्लासिफिकेशंस करने हैं, मतलब दिए गए टर्म्स कौन कौन से हैं ये फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स, ये ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के आधार पे ही ये प्रैक्टिस सेट 32 बनाया गया है, जिसमें आपको हर एक दिए गए टर्म्स को पहचानना है कि कौन सा इन सब में दिया गया मोनोमियल है, पॉलिनोमियल है या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है। तो देखिए बेटा, जब कभी दिए गए एक्सप्रेशन में एक ही वैल्यू और एक ही लगा हुआ वेरिएबल इसके साथ दिखता है तो इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। बट इनके बीच में मान लीजिए कि कोई सिंबल या कोई साइन आ जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, जिससे ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं। तो इन दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट बीच में से डिवाइड करने वाला जो चिन्ह है उनको हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स यानी कि इसका मतलब बाय यानी क्या होता है बेटा 2, मोनो मतलब 1। तो बाइनोमियल्स में 2 वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, वन टर्म, एक्सप्रेशन विथ वन टर्म। यहाँ पे एक्सप्रेशन विथ
2 टर्म्स, यहाँ पे कितने टर्म्स दिए गए, 2 टर्म्स दिए गए। अब ट्राइनोमियल में कितने, यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सप्रेशन विथ टर्म्स दिए गए हैं, मतलब ए टर्म, बी टर्म और सी टर्म। तो इन तीनों टर्म्स को अलग अलग करने वाले चिन्हों को हम लोग यहाँ पे ट्राइनोमियल्स कहेंगे। और पॉलिनोमियल्स जिसको कहेंगे जिसमें 3 से ज़्यादा संख्या हो, मतलब एक्सप्रेशन फिर टर्म 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 है, 1 2 3 4 और 1 यहाँ पे 5 है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से जितने टर्म्स उतने उनके मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा। जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट 32 दिया गया, इसमें आपको क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये जो जैसे आपको यहाँ पे 4x दिया गया था, वैसे ही आपको यहाँ पे 7x दिया गया। अब बताइए आप लोग, ये जो 7x होगा ये क्या हो सकता है, मोनोमियल होगा या बाइनोमियल होगा बेटा? करेक्ट, ये क्या होगा, मोनोमियल। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है, इसे सेपरेटली 2 टर्म्स में माइनस साइन द्वारा डिवाइड किया गया है। तो इस एक्सप्रेशन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या कहेंगे, करेक्ट, बाइनोमियल कहेंगे। थर्ड को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ये फोर्थ वाले को हम लोग क्या कहेंगे, 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल कहेंगे, करेक्ट। 5 को हम लोग 2 टर्म है तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। 7 को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 6 को हम लोग क्या कहेंगे, एक ही टर्म है तो मोनोमियल कहेंगे। 7 में भी एक ही टर्म है तो मोनोमियल कहेंगे। और 8 को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं अपनी कॉपी में उतार लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेपरेट पेज पर हमने प्रॉब्लम का नाम लिख लिया, सॉरी चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम, जिसमें प्रैक्टिस सेट 32 हमने यहाँ पे लिख लिया है। प्रैक्टिस सेट 32 में हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 32 है जिसमें मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो 7x है बेटा, ये सॉरी यहाँ पे हम लोग को x लिखना है, तो 7x को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए ये हो गया मोनोमियल। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, 5y माइनस 7z इज इक्वल टू, ये कौन सा होगा बेटा, ये होगा बेटा अपना बाइनोमियल, ओके। देन थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, ये क्या होगा बेटा, अपना ट्राइनोमियल हो जाएगा, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7a क्यूब, ये जो इक्वेशन होगा वो होगा बेटा पॉलिनोमियल, ओके। तो इस तरह से आप लोग को पॉलिनोमियल लिख लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज 5m माइनस 3 इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा बेटा अपना बाइनोमियल वाला, ये जो एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल है। देन 6 ये जो है a, यानी कि ये होगा बेटा अपना मोनोमियल, ओके। देन 7 वाला जो भी है वो भी है हमारा मोनोमियल, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिख रहा है। और लास्ट वाला 8 जो होगा बेटा 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन होगा ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल, ओके। तो ये जो आज हमने प्रैक्टिस सेट 32 देखा हुआ है, ये आज आप लोग अपनी कॉपी में जैसे कि वैसे तुरंत उतार लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला जो पोर्शन है वो देखेंगे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट एडिशन ऑफ मोनोमियल दिया गया है, एडिशन ऑफ बाइनोमियल दिया गया है, तो वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किस तरह से कर सकते हैं ये भी अगले वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।